हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से पहले एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं, उनके ऊपर हम लोग पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्लियर? एक बात आपको जरा ध्यान से समझ लेनी है कि जो सोशल वेलफेयर है ना, ये इंडियन इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है। तो जैसे जैसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स कवर होंगी तो आप ये मान के चलिए कि इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट होता रहेगा। इस पूरे टॉपिक को मैं 4 से 5 वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। पूरा डिटेल में एनालिसिस रहेगा, क्या क्या लास्ट ईयर के क्वेश्चन बनते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर और क्या क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा कंप्लीट इसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinghla@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप जुड़ सकते हैं, मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जतिन सिंगला 10103। ये नीचे जो आप लिंक देख रहे हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसमें लगभग आप मान के चलिएगा 3000 से ज्यादा लोग जो हैं एट प्रेजेंट पीपीएससी एस्पिरेंट्स के जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पीपीएससी से रिलेटेड है या पीसीएस से रिलेटेड है तो ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सोशल वेलफेयर स्कीम आपको समझना होगा कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है, सोशल वेलफेयर सिस्टम काम कैसे करता है। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेलफेयर? वेलफेयर इज ए गवर्नमेंट प्रोग्राम which provides financial aid to the individual or the group who cannot support themselves। वेलफेयर यानी कि समाज भलाई, सामाजिक भलाई एक गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है किसी इंडिविजुअल्स के लिए और द ग्रुप ऑफ द फैमिली मेंबर्स के लिए जो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते, खासकर फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय समावेश के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे कोई भी लोग, ऐसे कोई भी ग्रुप के बंदे जो अपनी किसी चीज के लिए खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट उनकी तरफ से जो योजना चलाती है, दे आर नोन एज द वेलफेयर। नाउ द सोशल वेलफेयर सिस्टम काम कैसे करता है? अ सोशल वेलफेयर सिस्टम ऑफर असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज इन नीड विद सच प्रोग्राम एज हेल्थ केयर असिस्टेंस, फूड स्टैंप एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल वेलफेयर सिस्टम जो है वो असिस्ट करता है, आपको सहायता देता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप ग्रुप में हो या फिर फैमिलीज के तौर पर हो। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड हुआ, ठीक है, फूड से रिलेटेड हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी से रिलेटेड हुआ। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स में इंक्लूड ऑल्सो डिजास्टर रिलीफ यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तब भी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। या फिर एजुकेशनल असिस्टेंस, ये भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर कवर करी जाती हैं। इसके अलावा और क्या आएगा सोशल वेलफेयर में? हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर कवर करी जाती हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू ईच स्टेट थ्रू द टेम्परेरी असिस्टेंस फॉर नीड फैमिलीज। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर के लिए ग्रांट प्रोवाइड्स करवाती है स्टेट्स को और स्टेट्स उन्हें अपने तरीके से मुहैया करवाता है अपने स्टेट्स के लोगों तक। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं। ना वो सिर्फ सेंटर की है ना वो सिर्फ स्टेट की है, वो दोनों का साझा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को डीपीएसपी के अंदर भी रखा गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें स्टेट वेलफेयर की बात कही गई है। क्लियर है? अब अगर कोई बंदा किसी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आना चाहता है तो उसको कुछ एलिजिबिलिटीज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उसकी इनकम क्या है, फैक्टर इंक्लूडिंग इनकम लेवल। ठीक है, अब हर एक इनकम का बंदा तो हर एक स्कीम में नहीं आ सकता। उसकी फैमिली का साइज क्या है, ठीक है, सेक्स मेल है या फीमेल है, एज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब क्या है, हर एक सोशल वेलफेयर सिस्टम में कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, एज की, मेल फीमेल की, फैमिली साइज की, आपकी मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है, आपकी पर कैपिटल इनकम क्या है, ठीक है,
आप किस स्टेट्स के तहत आते हो, आप कहां से आते हो, आप मजदूर हो या आप सोशल वर्कर हो, हर एक चीज कवर करी जाती है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर। नेक्स्ट, अब मैंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स को 4 हिस्सों में बांटा है। इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट द एंटी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो गरीबी रेखा को खत्म करने के लिए, या ये कह लीजिए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी हटाने के लिए बनाए गए हैं। और गरीबी हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। दूसरा, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, बच्चों के वेलफेयर के लिए चलाएगी स्कीम्स, जैसे मिड डे मील स्कीम्स होगी, एजुकेशन स्कीम्स होगी, न्यूट्रिशन स्कीम्स आ गई। वुमेन्स वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, ओवरऑल सिटीजन वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें हम लोग पूरे भारत के हेल्थ, लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस, उनके एजुकेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली सोशल वेलफेयर स्कीम्स विल बी डिवाइडेड इन द 4 पार्ट्स। In today's lecture, we will discuss about the anti-poverty and the employment generation program. ठीक है, before discussing about the anti-poverty and employment generation program, आप लोग देखेंगे कि पॉवर्टी होती क्या है, इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिसको मैंने साथ में ही कवर कर दिया है। ओके, नंबर 1, इंडिया जो है ना, पूरे वर्ल्ड की 1/3 जो गरीबी रेखा है, गरीब है। The total 1/3 poor people in the world lives in India. लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को भी मिला दिया जाए तो सर्वे कहता है कि पूरी दुनिया के लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी एग्जिस्ट इन जस्ट 3 नेशंस। ठीक है, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो पूरी दुनिया के लगभग 1/3 यानी कि 33% जो पुअर पीपल है वो इंडिया में है। अगर इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला दिया जाए तो इन 3 देशों में पूरी दुनिया की 50% गरीबी पाई जाती है। उसके बाद जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, दूसरे नंबर पर गरीबी वहां देखी जाती है। क्लियर होगी बात? हिस्टोरिकली द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन वाज डन बाय द दादाबाई नौरोजी, डबल स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, मैं यहीं समझा देता हूं आपको, स्लाइड आप खुद पढ़ लेना। प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, आजादी से पहले पहली बार पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के ऊपर अगर किसी ने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला, वो थे दादाबाई नौरोजी, जिन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। थ्रू इट्स बुक, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, ये बुक 1867-68 में लिखी गई थी, बट पब्लिश हुई थी 1901 के अंदर बाय द दादाबाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने एक डाटा दिया था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पर मैंने आपकी एक बुक की बात करी जिसका नाम है अन ब्रिटिश। ठीक है, यहां पर भाई अन ब्रिटिश का मतलब क्या है? दादाबाई नौरोजी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि इंडिया जो था ब्रिटेन का एक पार्ट बन चुका था, वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन कॉलोनाइज्ड पीरियड। तो जो असिस्टेंस, जो मदद या जो सहायता सरकार की तरफ से ब्रिटेन के लोगों को दी जाती थी, वही सहायता, वही मदद ब्रिटेन की तरफ से इंडिया के लोगों को नहीं दी जाती थी। इंडिया की इकोनॉमी का जितना भी सरप्लस हिस्सा था, भारत की इकोनॉमी का जितना भी सरप्लस हिस्सा था, उसे ब्रिटेन में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आई, सारा पैसा भारत से ही वो उठा के लेके गए। अब क्लियर? अब इन्होंने सबसे पहली बार एक डाटा दिया जिसमें इन्होंने कहा दैट डाटा वाज बेस्ड ऑन द पॉवर्टी लाइन दैट वेरिड फ्रॉम द ₹16 to 35 पर कैपिटल पर ईयर इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया इन 1867 एंड 1868। इन्होंने क्या कहा कि भारत के अंदर 16 रुपए से लेकर 35 रुपए पर ईयर भारत के लोगों की ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति आय है। ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति आय है, पर इसको गरीबी रेखा का क्लियर पैरामीटर नहीं माना गया, क्योंकि यह डाटा इन लोगों ने भारत के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के लिए दिया गया था, नॉट अबाउट द एंटायर इंडिया। लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि जिस समय भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 16 से 35 रुपए के बीच में थी, उस समय इंग्लैंड के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 450 रुपए।
ये सारा जो नजरिया है, ये सारा नजरिया हमें सबसे पहले डाडा भाई नरोजी ने दिया अपनी बुक अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया के अंदर, जिसमें अन ब्रिटिश का मतलब होता है कि यहां पर जो रहने वाले इंडियंस हैं उन्हें वो मदद नहीं दी जाती थी ब्रिटेन की तरफ से जो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को दी जाती थी। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट अगला। ओके, एक और बात मैं आपको बताता हूं, यहीं पे नोट कर लीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, जैसे देखिए हमारे इंडिया के ऊपर 200 साल ब्रिटेन का राज रहा, हमारे ऊपर कॉलोनियल पीरियड रहा, हमारी सरप्लस इकोनॉमी को एक तरीके से बिल्कुल चूस के ब्रिटेन में फेंक दिया गया, हम लोगों को बिल्कुल गरीब बना के छोड़ दिया गया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1962 में प्लानिंग कमीशन की अध्यक्षता में, ठीक है, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करी गई। टास्क फोर्स का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर टास्क या काम के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ये सबसे पहली टास्क फोर्स थी गरीबी रेखा के लिए। तो 1962 में जो ये टास्क फोर्स गठित करी गई थी, इसने अपना एक डाटा दिया कि भाई 100 रुपीज पर फैमिली पर मंथ रूरल एरिया, ठीक है, एंड 125 रुपीज पर फैमिली पर मंथ अर्बन एरिया। अगर रूरल एरियाज के अंदर पेंडू इलाके दे विच एक फैमिली एक महीने च 100 रुपया ते उस तो घट कमांदी है तां गरीबी रेखा दे विच आएगी, ते अर्बन यानी कि शहरी एरिया दे विच जे एक फैमिली एक महीने दे विच 125 रुपए तो घट कमांदी है तद वह गरीबी रेखा दे विच आएगी। यह पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी तो बाद सब तो पहला दिता गया डाटा सी, इनू याद रखियो, बाय इटसेल्फ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के द्वारा। क्लियर होगी बात के नहीं होगी? ओके है, ठीक है। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है, अब धीरे धीरे सरकार को यह एहसास होने लगा कि भाई विदाउट मेकिंग अ पर्टिकुलर पॉवर्टी बेस, एक पर्टिकुलर गरीबी रेखा का जे सानू अंदाजा नहीं होया तो सानू किवें पता चलूगा कि भारत की केड़ी जनता पॉवर्टी लाइन के अंदर आती है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी ये बनी थी 1979 के अंदर। इसका अप्रोच क्या था? टू एस्टिमेट द पॉवर्टी, भारत में गरीबी को कैलकुलेट करना, ठीक है। ट्रेडिशनली लैक ऑफ इनकम, ट्रेडिशनली लैक ऑफ इनकम का मतलब क्या था? कभी इससे पहले भारत में यह माना जाता था कि जो बंदा 100 रुपए या 125 रुपए एक इनकम दे दी जाती थी कि अगर आपने उस इनकम से कम पैसा कमाया तो आप लोग गरीबी रेखा में आते हो। लेकिन वाई के अलग कमेटी ने क्या किया, इनकम वाला जो पैमाना था उसे छोड़ दिया, ठीक है, कि इनकम के आधार पर आप गरीबी रेखा नहीं निकाल सकते। इन्होंने पॉवर्टी को कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टारवेशन, यानी कि भूख की टर्म में, ठीक है, या ये कह लो इन टर्म ऑफ हाउ मच पीपल ईट, यानी कि लोग कितना खाते हैं, इन टर्म ऑफ कैलोरीज, इन टर्म ऑफ स्टारवेशन। वाई के अलग कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? द पीपल कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज एंड लेस देन 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरियाज वर कंसीडर्ड पुअर्स। इन्होंने कहा कि जो लोग 2100 कैलोरीज से कम का खाना खाते हैं अर्बन एरियाज में, या फिर 2400 कैलोरी से कम का खाना खाते हैं रूरल एरियाज में, उनको कंसीडर किया जाएगा पुअर, ठीक है। अर्बन के अंदर 2100 कैलोरीज, रूरल के अंदर 2400 कैलोरीज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी इन दोनों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इन्होंने ये अज्यूम किया था कि जो रूरल है यानी कि जो पेंडू इलाके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो उनको खाना ज्यादा चाहिए होता है, क्लियर, एज कंपेयर टू द अर्बन पीपल, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज वाज द रूरल पीपल डू मोर फिजिकल वर्क, ठीक है, कि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल के लोग हैं, वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, इनका कहना था। लेकिन वाई के अलग कमेटी के अंदर कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? पहले तो सुनो कि ये 1979 में आए, ठीक है। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो लैक ऑफ इनकम से पहले का दिया, मतलब इनसे पहले के जितने भी कंसेप्ट थे वो सिर्फ इनकम के ऊपर आधारित थे। इन्होंने कहा स्टारवेशन के ऊपर, कैलोरीज के ऊपर, 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज एंड 2400 कैलोरीज पर डे पर फैमिली पर पर्सन
2400 कैलोरीज इन द रूरल एरियाज। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इन्होंने दो चीजों को एज्यूम नहीं किया था, मतलब दो चीजों को एज्यूम नहीं किया। पहली चीज जो इन्होंने एज्यूम नहीं करी दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन का बजट एज्यूम नहीं किया। दूसरा इन्होंने एज्यूम नहीं किया हेल्थ का बजट। इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन एंड हेल्थ ये स्टेट्स के मैटर है, मतलब कि उन्होंने ये मान के चले थे कि एक शिक्षा और एक हेल्थ ये तो एक स्टेट अपने लोगों को प्रोवाइड करवाती है, तो उनके ऊपर उनका कोई खर्चा नहीं होता। तो एजुकेशन का बजट और हेल्थ का बजट इसमें इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ खाने के आधार पर गरीबी रेखा पता हो सकती है? ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, तो ये भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी। नेक्स्ट और देख लो, मोर ओवर इम्प्लिक्ट assumption was that the state would take care of the health and the education of the people. क्लियर? ओके, कि स्टेट जो है एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान रखेगी अपने लोगों का, तो इसके ऊपर उसका लोगों का कोई खर्चा नहीं हो रहा, ये अज्यूम करके चले थे हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है भाई, डबल स्टार लगाइयो, कि वाई के अलग कमेटी पहली ऐसी कमेटी थी जिसने एक्चुअल में जर्नल पॉवर्टी लाइन की पहली डेफिनेशन दी, विच वॉज द फर्स्ट कमेटी विच डिफाइंड द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पहली कमेटी जिसने भारत के अंदर गरीबी रेखा को एक्चुअल में डिस्क्राइब किया, दैट इज नोन एज वाई के अलग कमेटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आ गया जी लक्कड़ वाला फॉर्मूला। देखिए लक्कड़ वाला फॉर्मूला जो आया था ये 1993 के अंदर आया था। ठीक है, चेयर्ड बाय द डीटी लक्कड़वाला टू एग्जामिन द पॉवर्टी लाइन फॉर इंडिया। इन्होंने क्या कहा, इनका जो फॉर्मूला था वो वाई के अलग कमेटी के ऊपर ही बेस्ड था, लेकिन इन्होंने दो चीजें नहीं ऐड कर दी। क्या कर दी? लक्कड़वाला जी कहते कि भाई वाई के अलग कमेटी ने दो चीजें दी थी। क्या दी थी? पहले तो इन्होंने ये कहा था कि जो लोग रूरल एरियाज के अंदर, द पीपल इन द रूरल एरियाज, ठीक है, जो 2400 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं और अर्बन एरियाज के अंदर जो 2100 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं, इस खाने को बनाने के लिए या खाने के लिए कोई ना कोई तो क्या होगा, कॉस्ट होगा। उस कॉस्ट को इन्होंने पॉवर्टी लाइन का पैरामीटर डिस्क्राइब किया था। बस लक्कड़वाल कमेटी जो थी वाई के अलग कमेटी के ऊपर ही डिपेंड थी। इन्होंने क्या कहा कि भाई वाई के अलग कमेटी कहती है कि 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज एंड द 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरियाज। इतना भोजन खाने के लिए कोई तो आपकी जेब से क्या लगेगा, ठीक है, खर्चा लगेगा, फूड की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बनाने के लिए कोई तो पैसा आएगा। उस पैसे को इन लोगों ने पॉवर्टी लाइन का पैरामीटर डिस्क्राइब किया था। बस लक्कड़वाल फॉर्मूला के बारे में इतना ही याद रखेंगे। रिवाइज करो फटाफट, क्या याद करना है? वाई के अलग कमेटी 1979 में बनी। इससे पहले जितने भी हमारे पास कमीशन आए, कमेटी आए पॉवर्टी के ऊपर, वो सब इनकम बेस्ड थे, लेकिन वाई के अलग कमेटी जो थी कैलोरी बेस्ड थी, या ये कह लीजिए स्टारवेशन बेस्ड थी। 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज, 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरियाज। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके ऊपर, ये पहली ऐसी कमेटी थी जिसने डिफाइन की द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ओके, नाउ we'll gonna see about the तेंदुलकर कमेटी। देयर इज ए पर्सन कॉल्ड एस तेंदुलकर, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर। अब जो सरकार थी ना लक्कड़वाला फॉर्मूला से सहमत थी पूरी तरीके से, ना वाई के अलग कमेटी से सहमत थी, तो इन्होंने एक और कमेटी बनाई दैट इज नोन एज द तेंदुलकर कमेटी। ओके, देखिए तेंदुलकर कमेटी से पहले जितने भी सर्वे आए, जितनी भी कमेटीज आई पॉवर्टी के ऊपर, उन्हें बोलते थे यूआरपी। यूआरपी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। तेंदुलकर कमेटी से पहले जितने भी सर्वे है दे आर नोन एज द यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। व्हाट इज द यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड? मतलब कि पूरी पॉवर्टी लाइन को बनाने के लिए एक ही पैमाने का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा को निकालने के लिए एमआरपी का इस्तेमाल किया। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड का मतलब जिसमें एक से ज्यादा पैरामीटर को डिस्कस किया गया। तेंदुलकर कमेटी से पहले जितने भी थे वो सब यूआरपी में आते थे, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। तेंदुलकर कमेटी से लेकर जितने भी आएंगे दे आर नोन एज द मिक्स्ड रिकॉल पीरियड।
अब देखो इसका मतलब क्या है। तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि भाई ये जो वाई के अलग कमेटी है ये ठीक है, इसको भी लेके चलो, प्लस 5 नॉन फूड आइटम्स को भी कैलकुलेट करो। 5 नॉन फूड आइटम्स, ठीक है, जो बगैर फूड के जरूरत पड़ती है। 5 नॉन फूड आइटम जिसके ऊपर एक इंसान का खर्चा होता है, फूड के ऊपर तो होता ही है, साथ में 5 नॉन फूड आइटम्स। 5 नॉन फूड आइटम कौन सी थी? जैसे पहली नॉन फूड आइटम थी ड्रेस प्लस फुटवियर, ड्रेस प्लस फुटवियर, क्लियर हो गया। दूसरी थी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा पे किया गया खर्चा। तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सेहत पर किया गया खर्चा, इसको भी इंक्लूड किया गया। चौथा आ गया ट्रांसपोर्टेशन, आप कोई चीज लेके आएंगे, कहीं छोड़ के आएंगे, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन। और पांचवा था डोमेस्टिक ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट। पांचवा क्या था? डोमेस्टिक ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट। मतलब तेंदुलकर कमेटी ने वाई के अलग कमेटी जिसमें फूड था, प्लस 5 नॉन फूड आइटम्स को भी कैलकुलेट करके अपना एक डाटा दिया, और जिसमें कहा गया कि अगर कोई बंदा स्टिपुलेटेड बेंचमार्क डेली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹27 एंड ₹33 इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली। अब इन्होंने जो वाई के अलग कमेटी दी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी? फूड, प्लस इन्होंने 5 नॉन फूड आइटम्स को का बजट भी साथ में जोड़ दिया। और क्या बोला तेंदुलकर कमेटी ने कि अगर कोई इंसान रूरल एरिया में पर पर्सन पर डे 27 रुपीज कमा रहा है एंड अर्बन एरिया के अंदर पर पर्सन पर डे 33 रुपए कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। यानी कि अगर आप रूरल एरिया में 27 रुपए से कम कमाएंगे और अर्बन एरिया में 33 रुपए से कम कमाएंगे तो आप गरीब माने जाएंगे। जब इन्होंने ये डाटा दिया तो भारत का जो गरीबी था, जो गरीब थे टोटल, वो सिर्फ 22% बचा, ठीक है, एंड अराइव्ड एट ए कट ऑफ 22% ओनली पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब आप खुद सोचो कि भाई 2005 के अंदर अगर कोई बंदा 27 रुपए कमा रहा है एक दिन का, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर, और अर्बन के अंदर 33 रुपीज कमा रहा है, क्या वो गरीब नहीं है? इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ मीडिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो सरकार ने फाइनली इसको भी छोड़ दिया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आई सी रंगराजन कमेटी, ठीक है। सी रंगराजन कमेटी जो थी, आप मान के चलेगा वो लगभग 2011-12 में बनी थी, 2011-12 में बनी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2014 में रिपोर्ट पब्लिश करी थी। सी रंगराजन उस समय देश के प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सहायता के एडवाइजर थे, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर, दैट इज सी रंगराजन। क्लियर होगी बात? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे देखिए पहले हमारे पास सिर्फ फूड पे था, फिर फूड प्लस नॉन आइटम्स आ गया, नॉन फूड आइटम्स आ गया। इन्होंने फूड के अंदर कुछ और बातें ऐड कर दी, जैसे कि न्यूट्रिशन, कि वो फूड में कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसमें फैट कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, ये सारी बातें भी बजट के अंदर ऐड कर दी। और बजट में ऐड करने के बाद इन्होंने कहा कमेटी रेज दीज लिमिट टू ₹32 एंड 47 इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। तो इस कमेटी ने कहा कि अगर कोई बंदा रूरल एरियाज में 32 रुपए कमा रहा है और अगर अर्बन एरियाज में 47 रुपीज कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे पहले वाली जो तेंदुलकर कमेटी थी वो कहती थी रूरल एरिया में 27 रुपए, अर्बन में 33, और ये कह रहे हैं रूरल एरिया में 32 रुपए और अर्बन में कितने? 47 रुपए अगर कोई कमा रहा है, दे आर नॉट इन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। जब इन्होंने ये सिनारियो दिया था 2011-12 के अंदर, उस समय लगभग भारत की 30% जनता को बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर रखा गया था, अकॉर्डिंग टू द सी रंगराजन कमेटी। क्लियर होगी? तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 22% जनता बिलो द पॉवर्टी लाइन थी, लेकिन सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग भारत की जो है 30% जनता बिलो द पॉवर्टी लाइन थी। यह बात याद रखने वाली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं करंट स्टेटस क्या है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम पॉवर्टी है और
छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेखा के अंदर लोग आते हैं। गोवा में सिर्फ 5% के करीब लोग जो है पॉवर्टी के अंदर हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 39 यानी कि 40% के लोग पॉवर्टी के अंदर हैं। और ऑन एन एवरेज पूरे देश की बात करें तो लगभग 22% लोगों को गरीबी रेखा में रखा गया है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जो गरीबी रेखा को हटाने के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए इंडिया में चलाए गए। ठीक है, द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज योर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ओके, मनरेगा जिसको बोलते हैं। पहले इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। बाद में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कर दिया गया। ट्रिपल स्टार लगा लो, डबल नहीं, ट्रिपल स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में जाके मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब मनरेगा की फुल फॉर्म समझ में आ गई। अब क्या है, ये लॉन्च किया गया इंडिया में 2 फरवरी 2006 में। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्टेटस क्या है? अभी भी ये आज भी एक्टिव है। मेन एम क्या है? इट एम्स इनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसका मेन मकसद लोगों को रोजगार देना था, खासकर रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर एटलीस्ट 100 days का रोजगार देगी इस एक्ट के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सरकार कितने दिन का मिनिमम, ठीक है, वर्क परमिट करती है, उसकी गारंटी लेती है, दैट इज ऑफ 100 days। क्लियर होगी बात। टू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर जो हमारे लेबर वाले होते हैं, जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ भार उठाने का लेबर का काम कर सकते हैं, दे आर नोन एज द अनस्किल्ड लेबर। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कम अंडर द एक्ट ऑफ 2005। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड राइट टू द वर्क टू द सिटीजन ऑफ द स्टेट। ओके, तो 2 फरवरी 2006 को ये लॉन्च करी गई। नेक्स्ट, अगला क्या है? द एक्ट प्रोवाइड्स 100 days इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन। जितनी भी मनरेगा के अंदर जॉब्स आएंगी उसका 1/3 यानी कि 33% जॉब्स जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं सिर्फ और सिर्फ किनके लिए? वुमेन्स के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो इस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। ठीक है, मनरेगा के लिए, इस लोगों की रोजगार की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड का निर्माण करवाया है जिसका नाम है नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। इसमें आपको और क्या याद रखना है? अंडर द प्रोग्राम इफ एप्लीसेंट इज नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days ही और शी विल बी इंटाइटल्ड टू ए डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब क्या है कि अगर आप मनरेगा के लिए एलिजिबल हो और आपने मनरेगा में अप्लाई कर दिया कि मुझे रोजगार दो, अगर सरकार आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दे पाती तो आपको डेली बेसिस पे बेरोजगार भत्ता मिलेगा। ये मनरेगा का कानून कहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शेयर ऑफ SC ST वुमेन पर्सन पर डे, यानी कि जितने भी लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं उसमें लगभग 23% शेड्यूल कास्ट है, लगभग 17% जो है शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और 53% टोटल में क्या आती है? वुमेन्स वर्कफोर्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। When and what amendment was made to change the nomenclature of act from नरेगा टू मनरेगा? कि भाई नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? ये किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When was the name of नरेगा changed to the मनरेगा? डबल स्टार, जब भी टेस्ट होगा ये क्वेश्चन आएगा। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 टू चेंज द नोमेनक्लेचर ऑफ द एक्ट फ्रॉम नरेगा टू मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा वॉज फर्स्ट स्टैंड इन अनंतपुर, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहले जो मनरेगा था उसे अनंतपुर में लॉन्च किया गया। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसको बोलते हैं बंदलापल्ली। ठीक है, बंदलापल्ली गांव के अंदर ये सबसे पहले लॉन्च करी गई 2 फरवरी 2006 को। इसलिए हर साल 2 फरवरी को, ठीक है, मनरेगा डे मनाया जाता है या मनरेगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा को अलग अलग फेज के अंदर जो है इशू किया गया। सबसे पहले इसे जब ये लॉन्च करी गई 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया और इसमें 113 डिस्ट्रिक्ट आए फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 और 15 मई 2007 को 17 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दिए गए। पहले फेज में मनरेगा में कितने डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए? 200। सेकंड फेज जो 1 अप्रैल 2007 को चला उसमें 113 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दिए गए, प्लस 15 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है, 17 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए 15 मई 2007 को। ठीक है, द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट वर इंक्लूडेड अंडर द एक्ट विद एफर्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2008। जितने भी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बचे थे तो लगभग 1 अप्रैल 2008 थर्ड फेज के अंदर मनरेगा में पूरे भारत के सारे डिस्ट्रिक्टों को इंक्लूड कर दिया गया। तो लगभग भारत के इस समय लगभग 650 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मनरेगा के अंदर कवर किए जाते हैं, खासकर रूरल पॉपुलेशन के लिए। क्लियर? ये अभी तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला इंप्लॉयमेंट जनरेट गारंटी एक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट अगला हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भाई और यहां पे निकल के आता है। मनरेगा से पहले देयर वर 2 स्कीम्स, वन इज कॉल्ड SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और एक योजना थी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2001 में चलाई गई थी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इन दोनों को ऐड कर दिया गया था मनरेगा के तहत। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी 2 स्कीम्स को मर्ज करके नरेगा या मनरेगा बनाई गई थी? SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। एम आई क्लियर? नेक्स्ट। ओ गॉड, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, हर एक की एब्रीवेशन याद रखिए, PMRY। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जिसे 1993 में स्टार्ट किया गया था। दिस स्कीम डिजाइंड टू क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द कंट्री। इसमें क्या कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है वो 1993 में चलाई गई, जिसका मेन काम क्या था? 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ऐसे रोजगार पैदा करना जो कि पढ़े लिखे बेरोजगार जो नौजवान लोग हैं उनको ये सेल्फ सस्टेन्ड बनाएगी। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब क्या है? कि वो खुद के पैरों पे खड़े हो सके, खुद रोजगार पैदा कर सके। ठीक है, दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो छोटा छोटा बिजनेस बना सके, छोटी इंडस्ट्री लगा सके, ये इसका मेन उद्देश्य था। The aim of the prime minister रोजगार is to create self-employment opportunity for educated unemployed youth in the rural areas and in the small towns। क्वेश्चन एक ही बार आया कि जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है वो बेसिकली किन लोगों के लिए थी? रूरल प्लस स्मॉल टाउन्स, छोटे शहरों के लोगों के लिए, बस। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम दो, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1995 बाय द खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। क्लियर? बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने 1 अप्रैल 1995 को रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद क्या था कि खादी विलेज इंडस्ट्री के अंदर लगभग 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है, और खासकर ये जॉब्स रूरल एरिया के लिए होनी चाहिए। 2 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, तो 2 मिलियन इज इक्वल्स टू द 20 लाख। अब क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से समझना। अभी हम लोगों ने एक स्कीम पढ़ी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, फिर हमने एक स्कीम पढ़ी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सर इनका अब हुआ क्या, अब बना क्या? जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी
इसको डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर दिया गया 2007-8 के अंदर, ठीक है। और 2008-9 के अंदर एक नई स्कीम चलाई गई जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था वो पिछली दोनों स्कीमों को मर्ज करके बनाया गया था, एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों को मर्ज किया गया और 2008-9 में एक नई स्कीम चलाई गई, दैट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो क्वेश्चन क्या आ गया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किन दो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई, वन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सेकंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट सॉरी आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यहां पर फिर ग्राम आ गया यानी कि रूरल। द इनिशियल स्कीम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च इन 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई, ठीक है। वॉज समवट इंटेंड टू प्रोवाइड सेल्फ इंप्लॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ द विलेजेस। मेन एम फिर वही है कि हमारे जो गांव के लोग हैं उनको मिलियंस ऑफ जॉब प्रोवाइड करनी है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंग द असिस्टेंस पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये है जी क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप कि किस स्कीम के अंदर सबसे पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था, वो थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये योजना 1999 में चलाई गई फॉर द मिलियंस ऑफ द विलेजर्स, जिसका मेन काम क्या था कि जो पुअर फैमिलीज हैं उन्हें गरीबी रेखा से उठाया जाए, ऊपर लाया जाए बाय कन्वर्टिंग देम इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है सिर्फ एक छोटा सा समझा देता हूं, जब इकॉनमी करेंगे डिटेल में तब समझा दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 15-20 लोगों का एक ग्रुप होता है जो किसी एक ही तरीके के काम से जुड़े हुए हैं, से कोई बीमारी से कोई फाइनेंशियल जरूरत एक ही तरीके की होगी। तो क्या करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये 15 बंदे छोटे छोटे पैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जिस बंदे को जरूरत है ये पैसे इकट्ठे करके उसे दे दिए जाएंगे। दिस मॉडल इज नोन एज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि गांव के जो 15-20 लोग हैं उनके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए जाएं, कुछ असिस्टेंस उन्हें सरकार की तरफ से दी जाए, कुछ लोन उन्हें बैंक की तरफ से दिया जाए और मिलके वो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दे जिससे 15-20 लोगों का घर चलेगा। दैट इज नोन एज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट अगला स्वर्ण जो SHG ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड द गवर्नमेंट सब्सिडी। मतलब क्या है, वो बंदे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे करके लगाएंगे, कुछ बैंक क्रेडिट देगा, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है। द मेन एम ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज टू ब्रिंग दीज पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन एंड कंसंट्रेट ऑन द इनकम जनरेशन टू द कंबाइंड एफर्ट, ताकि मिलके इनकम जनरेट कर सके। अब जो हमारी ये वाली स्कीम है ना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका 2011 में नाम बदल दिया गया। इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन 2011। तो क्वेश्चन क्या आ गया भाई कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदल के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब किया गया, 2011 के अंदर। और बाद में नेशनल रूरल लाइवलीहुड का को फिर से बदला गया नाम, और नाम बदल के कर दिया गया दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 2005 के अंदर, ठीक है। पहले स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में चली, 2011 में नाम बदल के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया गया और नवंबर 2015 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड का नाम बदल के दीन दयाल अंत्योदय योजना किया गया। अब भाई अंत्योदय होता क्या है समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना, बुक नहीं समझाएगी कोई। मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, क्लियर, ये हमारी एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, कि भाई इससे नीचे वाले सारे बंदे BPL आएंगे, इसके ऊपर वाले सारे बंदे गरीबी रेखा से ऊपर, इसके नीचे वाले सारे बंदे गरीबी रेखा के नीचे।
द पर्सन्स और द फैमिलीज और द ग्रुप्स और द कम्युनिटी जो बिल्कुल ये नीचे वाली रेखा पे है, कि वो गरीबी रेखा के आसपास नहीं है, बिल्कुल नीचे है, कि इससे नीचे कोई कम्युनिटी हो ही नहीं सकती, कोई लोग हो ही नहीं सकते, इन लोगों को बोलते हैं अंत्योदय। द कम्युनिटी टाइप ऑफ दीज पीपल आर नोन एज द अंत्योदय, कि ऐसे लोगों को उठाकर गरीबी रेखा से निकालना है जो सबसे निचले पायदान पे है। नेक्स्ट, अब थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ये चलाई गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर चलाई गई बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट इसका जो बजट है वो 500 करोड़ का है और स्टेटस क्या है, एक्टिव है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 के अंदर चलाई गई सारे स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर, क्लियर है। इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल। 2001 के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सस्टेनेबल का मतलब होता है रेगुलर, एक ऐसा विकास पैदा करना विलेज लेवल पे जो लगातार विकसित होता रहे, ठीक है, कि एक बार शुरू हो जाए उसको रोका ना जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के स्टार्टिंग में 5 कंपोनेंट थे, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन, कि इन 5 चीजों को लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें इतना सक्षम कर दो कि ये पांचों फिर वो खुद जो है अपने आप पैदा करते रहें। बाद में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को भी ऐड कर दिया गया 2001-2002 के अंदर। नेक्स्ट, हमारी जो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी ना, इसके अंदर 3 और कंपोनेंट्स आते थे, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना ग्रामीण आवास की बात करता है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना फॉर द रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। क्लियर, क्वेश्चन क्या आएगा, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना के अंदर कितने कंपोनेंट्स आते हैं, 3। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना फॉर द रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 2 मिनट में पढ़ा देता हूं। आपने बहुत बार सड़कों पे लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लॉन्च करी गई दिसंबर 2005 के अंदर, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना फॉर द ग्रामीण निवास, ये लॉन्च करी गई 1 अप्रैल 2000 के अंदर। इनको डिटेल में पढ़ लेना है, बाकी जो मैं एमसीक्यू दूंगा उसको अच्छे से कर लेना है, ये सिर्फ आपका बेस क्लियर करेंगे। इस वीडियो के बारे में मुझे फीडबैक चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकूं उसको। टिल देन, थैंक यू सो मच।